हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा टॉप 20 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की संभावना जो है दोस्तों इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके साथ साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देता हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर स्थित है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का आपको याद रखना है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है दोस्तों, उसमें आईएमएफ में भारत का कितना हिस्सा है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आईएमएफ में भारत का कितना हिस्सा है वो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में काउंट किया जाता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास होता है, फॉरेन करेंसी जो हमारे पास होती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, चलिए फिर में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसी में देख लीजिए जिनेवा, जिनेवा लिखा हुआ है। तो जिनेवा जो है दोस्तों वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और भी बहुत से इंटरनेशनल एजेंसीज का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं उनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों वो 1966 से 67 के बीच में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन। ओके, स्वामीनाथन, शायद एम एस ना हो, स्वामीनाथन नाम से याद रखिएगा, स्वामीनाथन। ओके, स्वामीनाथन जी को क्या माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए उनको, उनका भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो माने जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर मैं बात करूं हरित क्रांति का तो वो गेहूं के उत्पादन में पड़ा था। गेहूं का उत्पादन जो है दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा हरित क्रांति के माध्यम से किया था। ओके, और तो चावल पर भी इसका इफेक्ट पड़ा था, चावल की भी प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन गेहूं जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये बात याद रखनी है आपको। ओके, फिर यहाँ एक और नाम है अरस्तु। अरस्तु जो है दोस्तों वो उसने जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, कैसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, अब सिकंदर, सिकंदर जो था वो सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी, अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये भी आपको याद रखनी है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है, तो वो एडम स्मिथ ने ही लिखी है। ये आपके मल्टीपल बार में क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ये। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसमें जो है दोस्तों वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। ओके, स्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। ओके, पहले राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और आपको याद रखना है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ही भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से याद रख लेनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में इसमें से कौन से क्या बोल सकते हैं अपन आर्टिकल में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324 जो है दोस्तों, वो निर्वाचन आयोग के बारे में कहता है। यानी कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा, किसको अयोग्य घोषित करना है, कब चुनाव कराना है, ये सब चीज़ें जो है ये निर्वाचन आयोग हमारे देश में देखता है। दो निर्वाचन आयोग होते हैं, एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। जो स्टेट के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब आप ये मत समझिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो विधानसभा का भी चुनाव कराता है। विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है। विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा का चुनाव कराता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो छोटे छोटे स्तर जिला लेवल पर जो होते हैं, नगर पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव जो होते हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपको बताना है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अभी वर्तमान में, वो कौन है? ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? ओके, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है दोस्तों, वो की गई थी 1900 कितने में की गई थी? 1964 में की गई थी। ओके ओके, तो 1964 में इसकी जो है दोस्तों क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और आपको याद रखना है, इस सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या करता है दोस्तों? ये सेंटर, अगर सेंटर के अंदर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो वहाँ का जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो सरकार के कामों पर नज़र रखेगा। ठीक है, कि सरकार धांधली तो नहीं कर रही है, गड़बड़ तो नहीं कर रही है, ये चीज़ें देखेगा। ओके, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, वो देखेगा कि केंद्र सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। यानी कि विजिलेंस सतर्कता आयोग जो है दोस्तों, ये यहाँ पर बनाया गया था सरकार के कामों पर देखने के लिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए, बॉक्साइट का उत्पादन के बारे में आपसे बात की जा रही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो होता है, कहाँ पर होता है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और अब भारत जो है दोस्तों, वो बॉक्साइट के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर है भारत, अगर हम बात करें बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। और भारत का भी जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है वो हमारा उड़ीसा है। ठीक है, तो ये बातें भी अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों टीटीकाका झील, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक लैंड लॉक है, यानी कि लैंड लॉक सी है, यानी कि इसके आजू बाजू पूरे देश बसे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश बसे हुए हैं? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बसा हुआ है, रशिया बसा हुआ है, ईरान बसा हुआ है, और कौन सा बसा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे तजिकिस्तान है। और एक कौन सा है हमारा? एक और देश का नाम जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए। टोटल 5 देश हैं दोस्तों जो कि कैस्पियन सागर से लगते हैं। तो एक जो राज्य है वो कमेंट में आप बताएंगे। ओके, चलिए याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों, वो हैदराबाद में स्थित है। ओके, अब पोर्ट ब्लेयर की अगर मैं बात करूं, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों, वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहीं पर कोलकाता एयरपोर्ट जो है दोस्तों, उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ओके, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मुंबई, मुंबई की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियंका वंश का संस्थापक कौन है? तो हरियंका वंश का संस्थापक जो है दोस्तों, वो है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजात शत्रु। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों हर्षवर्धन, अब ये हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन के ऊपर ही हर्षचरित लिखी गई है, याद रखिएगा। ओके, हर्षवर्धन के टाइम पर ही हेन सांग जो है ये भारत आया था। ठीक है, बहुत बार मल्टीपल टाइम आपसे पूछा जा चुका है। घनानंद की बात करें दोस्तों, तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के भारत पर शासन अपना लागू किया था। भारत ने में शासन जो है वो रूल जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उनको ट्रेनिंग किसने दी थी? तो चाणक्य ने दी थी उन्हें ट्रेनिंग, क्योंकि चाणक्य की बात जो है दोस्तों वो घनानंद नहीं मान रहा था और उस समय सिकंदर जो है वो भारत पर अटैक करने वाला था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों वो 1990 में पारित किया गया था। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको पता होगा। रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट में आपके ऊपर बिना ट्रायल के, ठीक है, आपके ऊपर बिना ट्राई मतलब बिना आपसे पूछे, बिना आपका कसूर बताए आपको ट्रायल में ले लिया जाता था। आपको बिना उसके गिरफ्तार कर लिया जाता था, आपका बिना दोष बताए। तो इस तरह का एक्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पर पारित किया गया था। ओके, याद रखिएगा। 1905 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, याद रखना है आपको। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1906 याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर मैं बात करूं 1913 की, तो 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि एक उनकी रचना थी, याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए उनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे के अंदर। बाकी जो 5 फील्ड होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, अभी इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा है। और 2 फील्ड और है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर मुझे बताना है। ओके, एक पीस के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। ओके, शांति के क्षेत्र वाला जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जो है वो स्वीडन में दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, पहले हमारे भारत के व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात पर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो क्यों की थी? है ना, ये किसानों के लिए की थी दोस्तों, याद रखना है आपको। ओके, किसानों के हित के लिए बात करने के लिए यहाँ पर इन्होंने किया था। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो अगर आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तब आप एकदम से बता सकते हैं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो देखिए 8 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की एनिवर्सरी मनाई जाती है। ठीक है, 8 अगस्त को मनाई जाती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। तो वर्धा सत्र जो था, वर्धा सेशन जो था 1952-42 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर भारत छोड़ो रेजोल्यूशन जो है दोस्तों, वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो उसको पास कर दिया गया था। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल की जमीन पर सांसद सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं की अयोग्यता प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो डिफेक्शन होता है, डिफेक्शन यानी कि दल बदल,
ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई सांसद है वो किसी पार्टी से जीत कर आता है और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है बाय द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची के अनुसार उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी पार्टी जो है, उसने अपना दल जो है वो बदल लिया है। ओके, पार्टी अगर चुनाव लड़ने के पहले बदलता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर जीतने के बाद बदलता है तो दोस्तों उस पार्टी की अगर मान लीजिए सत्ता है तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ऐसे बहुत सारे विधायक या सांसद जो हैं दोस्तों, अगर वो पास होने लगे यानी कि दूसरे दल में जाने लगे लालच के कारण, तो ऐसे में सरकारें नहीं बचेगी। इसीलिए संविधान की 10वीं अनुसूची में ओके, और 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था संविधान की 10वीं अनुसूची में कि यहाँ पर इन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था और उसके तहत इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सांसद अगर अपने मतलब रिस्पेक्टेड जो हाउस के जो मेंबर होते हैं वो अगर कोई काम करते हैं ऐसा तो। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य तथा संभोग की स्वतंत्रता सदन के सदनों के द्वारा के उधार लिया गया है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, कॉमर्शियल ट्रेड समवर्ती सूची, तो आपको बस इतना याद रखना है। अगर समवर्ती सूची की बात आ गई दोस्तों, तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। ओके, जो हमारी द्विसदनीय व्यवस्था है, ओके, बाई कैमरल पार्लियामेंट जो है हमारी, उसका जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हें अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उन्हें आयरिश संविधान यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चारों देशों से हमने जो जो लिया है वो आप याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का आर्टिकल 169 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 169 जो है दोस्तों वो बताता है हमारा किसके बारे में, तो विधान परिषदों के बारे में बतलाता है। यानी विधान परिषद, हमारे देश में 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। आपको फटाक से कमेंट में बताना है कि वो राज्य कौन कौन से हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कार्यालय से इस तरह हटाया जा सकता है जिसके आधार पर, तो जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जैसे हटाया जाता है उस आधार पर ही इनको हटाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो है आपका मनीला के अंदर। मनीला कहाँ की राजधानी है, तो बोले फिलीपींस। ठीक है, कहाँ की, फिलीपींस की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और जनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। जनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, याद रखिएगा। बीजिंग जो है वो किसकी राजधानी है, तो वो चाइना की राजधानी है। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो भारतीय बजट का संस्थापक आपको बताना है, यानी कि भारत में जो बजट जिन्होंने लेके आया वो कौन है। तो देखिए, जेम्स विल्सन को हम क्या कहते हैं, भारतीय बजट का संस्थापक कहते हैं। लेकिन सबसे पहला जो भारत का बजट जिन्होंने प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का, वो थे जॉन मथाई। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन मथाई थे। ओके, ये पहली बार इन्होंने बजट पेश किया था। जेम्स विल्सन भारतीय बजट के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है यहाँ पर। ओके, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।